चैप्टर 17 खेल। जब एडवर्ड मेरी सड़क पर पहुंचा तो बूंदाबांदी होने लगी थी। उस समय तक मेरे मन में कोई शंका नहीं थी कि जब मैं बीच के कुछ घंटे असली संसार में बिताऊंगी तो वह मेरे साथ ही रुकेगा। तभी मुझे चाली के ड्राइववे में काली पुरानी फोर्ड खड़ी दिखी। मैंने सुना कि एडवर्ड धीमी खुरदुरी आवाज में कुछ शब्द बुदा रहा है जो मुझे समझ नहीं आए। सामने वाले पोर्च के नीचे जेकब ब्लैक बिली की व्हीलचेयर के पीछे खड़ा था। जब एडवर्ड ने मेरा ट्रक खड़ा किया तो बिली का चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था। जेकब के चेहरे पर यातना का भाव था। एडवर्ड की धीमी आवाज में आवेश था। ये तो सीमा का उल्लंघन है। वह चाली को चेतावनी देने आया था। मैंने अंदाजा लगाया, मेरे अंदर गुस्सा कम, दहशत ज्यादा थी। एडवर्ड ने हाँ में सिर हिलाया और आंखें सिकोड़कर बारिश में बिली की निगाह का जवाब दिया। मुझे राहत का एहसास हुआ कि चाली अब तक घर नहीं लौटे थे। इससे मुझे निपटने दो, मैंने सुझाव दिया। एडवर्ड की क्रुद्ध निगाह ने मुझे चिंतित कर दिया था। मुझे हैरानी हुई जब वह मेरी बात मान गया। यह शायद सबसे अच्छा रहेगा। वैसे सावधान रहना, बच्चे को कुछ पता नहीं है। बच्चे शब्द पर मैं थोड़ा भड़क गई। जेकब मुझसे उतना ज्यादा छोटा भी नहीं है, मैंने उसे याद दिलाया। उसने मेरी तरफ देखा और उसका गुस्सा अचानक गायब हो गया। ओह, मैं जानता हूँ, उसने एक मुस्कान के साथ मुझे आश्वस्त किया। मैंने आह भरकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। उन्हें अंदर ले जाओ, उसने हिदायत दी, ताकि मैं जा सकूं। मैं शाम के करीब आ जाऊंगा। क्या तुम मेरा ट्रक ले जाना चाहते हो? मैंने प्रस्ताव रखा, हालांकि मैं सोच रही थी कि मैं इसके न होने के बारे में चाली से क्या कहूंगी। उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाईं। मैं इस ट्रक से ज्यादा तेजी से पैदल घर पहुंच सकता हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैंने उत्कंठा से कहा। वह मेरे उदास भाव पर मुस्कुराया। दरअसल मुझे है। जब तुम उनसे पीछा छुड़ा लो, उसने ब्लैक पिता पुत्र की दिशा में स्याह दृष्टि डाली, तो तुम्हें चाली को अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए तैयार करना होगा। वो खुलकर मुस्कुराया और सारे दांत दिखा दिए। मैंने कराह भरी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपनी वक्र मुस्कान में मुस्कुराया जिससे मैं प्रेम करती थी। उसने वादा किया, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। उसकी निगाह एक बार फिर पोर्च पर लौटी और फिर वह मेरे जबड़े के कोने के नीचे मुझे तेजी से चूमने के लिए झुका। मेरा दिल तेजी से उछल गया और मैंने भी पोर्च की तरफ निगाह डाली। बिली का चेहरा अब भावहीन नहीं था और उसके हाथों ने कुर्सी के हथों को जकड़ रखा था। जल्दी, मैंने जोर दिया जब मैंने दरवाज़ा खोला और बारिश में बाहर कदम रखा। जब मैं पोर्च की तरफ हल्की बौछार में थोड़ा दौड़कर गई तो मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी पीठ को देख रहा है। हे बिली, हाय जेकब। मैंने उनका अभिवादन उतने खुशनुमा अंदाज में किया जितना मैं कर सकती थी। चाली दिन भर के लिए बाहर गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा समय से इंतजार नहीं कर रहे होंगे। ज्यादा समय से तो नहीं, बिली ने बुझे अंदाज में कहा। उसकी काली आंखें बहुत पैनी थीं। मैं बस ये लाना चाहता था। उसने अपनी गोद में रखे भूरे पेपर बैग की तरफ इशारा किया। धन्यवाद, मैंने कहा, हालांकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसमें क्या हो सकता है। आप अंदर आकर 1 मिनट के लिए खुद को सुखा क्यों नहीं लेते? मैंने उनकी गहरी जांच से अनजान होने का नाटक किया जब मैंने दरवाजे का ताला खोला और हाथ हिलाकर उन्हें अपने आगे जाने का संकेत दिया। मैं इसे ले लेती हूँ, मैंने प्रस्ताव रखा और दरवाजे को बंद करने के लिए मुड़ी। मैंने खुद को एडवर्ड की तरफ आखिरी निगाह डालने की अनुमति दी। वह पूरी तरह स्थिर था और इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें गंभीर थीं। तुम्हें इसे फ्रिज में रखना होगा, बिली ने मुझे पेपर बैग थमाते हुए कहा। ये हैरी क्लियरवाटर की घर पर बनी फिश फ्राई है, चाली को बहुत पसंद है। फ्रिज में ये सूखी रहती है। उसने कंधे उचकाए। धन्यवाद, मैंने दोबारा कहा, लेकिन इस बार भावना के साथ। मैं अब मछली बनाने के नए तरीके सोच नहीं पा रही थी और ये तय है कि आज रात वे और ज्यादा मछलियां लेकर आएंगे। दोबारा मछली पकड़ने गया है, बिली ने अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ कहा। उसी पुरानी जगह, मैं वहीं जाकर उससे मिल लेता हूँ। नहीं,
मैंने जल्दी से झूठ बोल दिया और मेरा चेहरा सख्त हो गया। वे किसी नई जगह गए हैं, मुझे पता नहीं कहाँ। उन्होंने मेरे बदले हुए भाव को देख लिया और सोच में डूब गए। जैक, उन्होंने कहा और वे अब भी मुझे तौल रहे थे। तुम बाहर जाकर कार से रेबेका का नया चित्र क्यों नहीं निकाल लेते? मैं वह भी चार्ली को देना चाहता हूँ। ये कहाँ रखा है? जेकब ने रूखी आवाज में पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह फर्श को देख रहा था और उसकी भौहें इकट्ठी हो रही थीं। मैं सोचता हूँ कि मैंने इसे डिग्गी में देखा था, बिली ने कहा। हो सकता है तुम्हें इसे खोजना पड़े। जेकब बारिश में छप छप करते हुए चला गया। बिली और मैं खामोशी में एक दूसरे के सामने थे। कुछ सेकंड बाद खामोशी अजीब लगने लगी, इसलिए मैं मुड़कर किचन की तरफ चल दी। मैं मेरे पीछे लिनोलियम पर उसके गीले पहियों की छू छू सुन सकती थी। मैंने पेपर बैग को फ्रिज के सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रख दिया, जो पहले से काफी भरा हुआ था। फिर मैं उनसे आमना सामना करने के लिए घूमी। उनकी गहरी लकीरों वाला चेहरा पढ़ने में नहीं आ रहा था। चार्ली काफी समय तक नहीं लौटेंगे, मेरी आवाज लगभग अशिष्ट थी। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिश फ्राई के लिए धन्यवाद, मैंने संकेत दिया। वे सिर हिलाते रहे। मैंने आह भरी और अपनी बाहें सीने के सामने बांध लीं। उन्हें शायद एहसास हो गया था कि मैंने छुटपुट बातचीत का इरादा छोड़ दिया है। बेला, वे बोले और फिर ठिठक गए। मैंने इंतजार किया। बेला, वे दोबारा बोले, चार्ली मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। हाँ, अपनी गड़गड़ाती आवाज में उन्होंने हर शब्द सावधानी से कहा। मैंने गौर किया है कि तुम एक कलन के साथ समय बिता रही हो। हाँ, मैंने अशिष्टतापूर्ण अंदाज में जवाब दिया। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। शायद इससे मुझे कोई लेना देना न हो, लेकिन मैं नहीं सोचता कि यह अच्छा विचार है। आपने सही कहा, मैं सहमत हुई। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मेरे लहजे पर उन्होंने अपनी सफ़ेद हो रही भौहें उठाईं। तुम शायद यह नहीं जानती हो, लेकिन कलन परिवार की रिजर्वेशन पर काफ़ी अप्रिय छवि है। दरअसल मैं ये बात जानती हूँ, मैंने कठोर आवाज़ में उन्हें जानकारी दी। इससे वे हैरान रह गए। लेकिन हो सकता है कि यह छवि वास्तविकता पर आधारित न हो, है ना? क्योंकि कलन परिवार कभी रिजर्वेशन पर कदम नहीं रखता, है ना? इस तरह मैंने उन्हें एक तरह से उस अनुबंध की याद दिला दी, जो उनके कुनबे की रक्षा करता था, लेकिन इसके साथ ही उस राज को गोपनीय रखने की शर्त भी जुड़ी थी। इससे वे ठिठक गए। सही है, उन्होंने स्वीकार किया और उनकी आंखें सतर्क थीं। तुम्हें कलन परिवार के बारे में अच्छी जानकारी है। मेरी उम्मीद से ज्यादा जानकारी। मैंने उन्हें घूरा। शायद आपसे भी ज्यादा जानकारी। इस बारे में सोचते समय उन्होंने अपने मोटे होंठ गोल किए। शायद उन्होंने इसकी अनुमति दी, लेकिन उनकी आंखों में चालाकी का भाव नजर आने लगा। क्या चार्ली को भी इतनी ही अच्छी जानकारी है? उन्होंने मेरे कवच की कमजोर कड़ी खोज ली थी। चार्ली कलन परिवार को काफी पसंद करते हैं, मैंने बचाव किया। वे मेरे कन्नी काटने को अच्छी तरह समझ गए। उनका भाव दुखद था, लेकिन हैरानी का नहीं। इससे मेरा लेना देना भले ही न हो, उन्होंने कहा, लेकिन शायद इससे चार्ली का लेना देना हो सकता है। वैसे एक बार फिर यह सोचना मेरा काम है कि मेरे हिसाब से इससे चार्ली का लेना देना है या नहीं। ठीक है। मैंने सोचा कि क्या वे मेरे इस गोलमोल सवाल को समझ गए हैं, क्योंकि मैं कोई उलझाने वाली बात न बोलने के लिए जूझ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे समझ गए। उन्होंने इस बारे में सोचा, जब बारिश छत पर तेज हुई, खामोशी को तोड़ने वाली एकमात्र आवाज। हाँ, उन्होंने आखिरकार समर्पण के अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि यह सोचना तुम्हारा काम है। मैंने राहत के साथ आह भरी। धन्यवाद, बिली। बस तुम जो कर रही हो, उसके बारे में सोचना, बेला, उन्होंने आग्रह किया। ठीक है, मैं तुरंत सहमत हो गई। उन्होंने त्योरी चढ़ाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम जो कर रही हो, वह मत करो। मैंने उनकी आंखों में देखा, जिनमें मेरे लिए चिंता के भाव के अलावा नहीं था, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कह सकती थी। तभी सामने वाला दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ, जिससे मैं उछल पड़ी। कार में कहीं कोई तस्वीर नहीं है।
जेकब की शिकायत भरी आवाज उससे पहले हम तक पहुंच गई। जब वो मोड़ पर मुड़ा तो उसके शर्ट के कंधे बारिश से भीग गए थे और उसके बालों से पानी रिस रहा था। बिली अचानक विरक्त स्वर में घुराई और कुर्सी अपने बेटे की ओर घुमाई। मुझे लगता है कि मैं इसे घर पर ही भूल आया। जेकब ने अपनी आंखें नाटकीय अंदाज में गोल गोल घुमाईं। बेहतरीन। अच्छा बेला, चार्ली को बता देना। बिली आगे बोलने से पहले रुके कि हम आए थे, मेरा मतलब है। मैं बता दूंगी, मैं बुदबुदाई। जेकब हैरान था, क्या हम अभी जा रहे हैं? चार्ली देर से आएगा, बिली ने समझाया जब वे चेयर पर जेकब के पार धक्काकर ले गए। ओह, जेकब निराश दिख रहा था। अच्छा तो बेला, मुझे लगता है कि बाद में मिलते हैं। पक्का, मैं सहमत हुई। ध्यान रखना, बिली ने मुझे चेतावनी दी। मैंने जवाब नहीं दिया। जेकब ने दरवाजे के बाहर निकलने में अपने पिता की मदद की। मैंने हल्के से हाथ हिलाया और तेजी से अपने खाली ट्रक पर निगाह डाली और फिर उनके जाने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं 1 मिनट तक गलियारे में खड़ी रही और उनकी कार के जाने की आवाज़ सुनती रही। जब उन्होंने गाड़ी पीछे की ओर चले गए, मैं जहाँ थी वहीं खड़ी रही। मैं अपनी चिढ़ और चिंता के कम होने का इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार जब तनाव थोड़ा कम हुआ तो मैं अपने द्रास वाले कपड़े बदलने के लिए ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़ी। मैंने 2 टॉप आजमा कर देखे। मुझे पक्का नहीं था कि आज रात मैं क्या उम्मीद करूं। जब मैंने आने वाली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया तो उनके सामने अभी अभी हुई घटना महत्वहीन लगने लगी। अब मैं जैस्पर और एडवर्ड के प्रभाव से आज़ाद थी, इसलिए मेरी पुरानी दहशत लौट आई थी। मैंने पोशाक चुनने का काम जल्दी ही छोड़ दिया और फलालेन की पुरानी शर्ट तथा जीन्स पहन ली। मैं जानती थी कि मैं रात भर रेनकोट में रहने वाली हूँ। फ़ोन की घंटी बजी और मैं इसे सुनने के लिए धड़धड़ाती हुई नीचे गई। सिर्फ एक ही आवाज़ थी जो मैं सुनना चाहती थी। कोई भी दूसरी आवाज़ निराशाजनक होगी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर वो मुझसे बात करना चाहता तो शायद मेरे कमरे में प्रकट हो जाता। हेलो, मैं हाँफते हुए बोली। बेला, मैं हूँ, जेसिका ने कहा। ओह, हे, जेस। वास्तविकता तक नीचे आने में मुझे एक पल का समय लगा। ऐसा लग रहा था कि जेस से जब मेरी आखिरी बार बात हुई थी उसके बाद कई दिन नहीं बल्कि महीने गुजर गए थे। डांस कैसा रहा? ये बहुत मज़ेदार था, जेसिका ने उत्साह से कहा। उसे इससे ज़्यादा आमंत्रण की ज़रूरत नहीं थी और वह पिछली रात के हर मिनट के वर्णन में जुट गई। मैंने सही जगहों पर हूँ और आह की, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं था। जेसिका, माइक, डांस स्कूल, ये सभी इस समय महत्वहीन लग रहे थे। मेरी आंखें खिड़की की तरफ जाती रहीं और यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती रही कि भारी बादलों के पीछे रोशनी कितनी है। मैंने अभी जो कहा, क्या तुमने सुना, बेला? जेस ने चिढ़कर पूछा। मुझे माफ़ करना, क्या कहा? मैंने कहा, माइक ने मुझे चूमा। क्या तुम इस पर भरोसा कर सकती हो? ये तो बहुत बढ़िया रहा, जेस, मैंने कहा। तो तुमने कल क्या किया? जेसिका ने चुनौती दी। वो अब भी मेरे ध्यान न देने से चिढ़ी हुई लग रही थी, या शायद वह इस बात पर नाराज़ थी क्योंकि मैंने उससे विस्तार से वर्णन करने को नहीं कहा था। कुछ नहीं, दरअसल मैं तो बस धूप का आनंद लेने के लिए बाहर रही। मैंने गैराज में चार्ली की कार की आवाज़ सुनी। क्या एडवर्ड कलन की तरफ से कुछ हुआ? आगे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और मैं सुन सकती थी कि चार्ली सीढ़ियों के नीचे चीजें पटक रहे थे और मछली पकड़ने का कांटा रख रहे थे। ओह, मैं झिझकी। मुझे यकीन नहीं था कि अब मैं क्या कहानी बताऊं। हाय, बेटा, चार्ली ने पुकारा जब वे किचन में दाखिल हुए। मैंने उनकी तरफ हाथ हिलाया। जेस ने उनकी आवाज़ सुन ली। ओह, तुम्हारे डैडी वहाँ हैं। कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मिलते हैं, जेस। मैंने फ़ोन रख दिया। हे, डैड, मैंने कहा। वे सिंक में अपने हाथ साफ कर रहे थे। मछली कहाँ है? मैंने फ्रीजर में रख दी है। मैं जाकर कुछ टुकड़े ले आती हूँ, इससे पहले कि वे जम जाएं। बिली आज दोपहर हैरी क्लियरवाटर की फिश फ्राई दे गए हैं। मैंने उत्साही दिखने की कोशिश की। ऐसा क्या? चार्ली की आंखों में चमक आ गई।
वह तो मुझे बेहद पसंद है। जब मैंने डिनर तैयार किया तब तक चार्ली ने स्नान कर लिया। कुछ ही समय बाद हम टेबल पर बैठकर खामोशी में खा रहे थे। चार्ली खाने का स्वाद ले रहे थे। मैं इस बारे में हताशा से सोच रही थी कि मुझे सौंपा गया काम कैसे पूरा करूं और मुझे उस विषय पर बात छेड़ने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तुमने आज क्या किया? उन्होंने पूछा और मेरे ख्यालों से बाहर खींच लिया। देखिए, आज दोपहर तो मैं घर पर ही रही। दरअसल दोपहर बहुत आखिरी समय मैंने अपनी आवाज़ उत्साही रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा पेट खोखला था। और आज दोपहर मैं कलन परिवार के घर गई थी। चार्ली के हाथ से कांटा गिर गया। डॉक्टर कलन के घर? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। मैंने उनकी प्रतिक्रिया पर गौर न करने का नाटक किया। हाँ, तुम वहाँ क्या करने गई थीं? उन्होंने अपना कांटा दोबारा नहीं उठाया था। देखिए, मेरी आज रात को एडवर्ड कलन के साथ एक तरह से डेटिंग है और वो अपने माता पिता से मेरा परिचय कराना चाहता था। डैडी, ऐसा लग रहा था कि चार्ली को हार्ट अटैक हो रहा था। डैडी, आप ठीक तो हैं? तुम एडवर्ड कलन के साथ बाहर जा रही हो? उन्होंने गरजते हुए पूछा। ओह, मैंने तो सोचा था कि आप कलन परिवार को पसंद करते हैं। उसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से बहुत ज्यादा है, वे बड़बड़ाए। हम दोनों ही जूनियर हैं, मैंने सुधारा, हालांकि वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बात कितनी सही थी। ठहरो, वे रुके। एडविन कौन सा वाला है? एडवर्ड सबसे छोटा है, जिसके लाल भूरे बाल हैं। सुंदर सा, देवता जैसा। ओह, ठीक है, ये वे जूझे, बेहतर है, मुझे लगता है। मुझे उस बड़े वाले के लक्षण ठीक नहीं दिखते हैं। मुझे लगता है कि वह अच्छा लड़का है, लेकिन वह तुम्हारे हिसाब से बहुत ज्यादा परिपक्व है। क्या यह एडविन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसका नाम एडवर्ड है, डैडी। क्या वह है? एक तरह से, मुझे लगता है। कल रात को तो तुम कह रही थी कि इस शहर के किसी लड़के में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी छुरी दोबारा उठा ली, इसलिए मैं समझ गई कि सबसे बुरा हिस्सा खत्म हो गया था। देखिए डैडी, एडवर्ड शहर में नहीं रहता है। उन्होंने चबाते समय मुझे ओछी निगाह से देखा। और वैसे भी, मैंने आगे कहा, यह एक तरह से शुरुआती दौर में है। बॉयफ्रेंड वाली इतनी सारी बातों से मुझे शर्मिंदा न करें, ठीक है? वह कब आ रहा है? वह कुछ मिनटों में आ जाएगा। वह तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? मैंने जोर से कराह भरी। मुझे उम्मीद है कि अब 3rd डिग्री का इस्तेमाल खत्म हो गया होगा। हम उसके परिवार के साथ बेसबॉल खेलने जा रहे हैं। उनका चेहरा सिकुड़ा और फिर वे आखिरकार हंसने लगे। तुम बेसबॉल खेलोगी? मैं ज्यादातर समय देखूंगी। तुम्हें ये लड़का सचमुच पसंद होगा, उन्होंने संदेह से कहा। मैंने आह भरी और उन्हें दिखाने के लिए अपनी आंखें गोल गोल घुमाईं। मैंने मकान के सामने गाड़ी के इंजन का शोर सुना। मैं उछल पड़ी और अपने बर्तन साफ करने लगी। बर्तन रहने दो, आज रात मैं साफ कर दूंगा। तुम मुझे बहुत ज्यादा पराधीन बनाती हो। दरवाजे की घंटी बजी और चार्ली दरवाजे की तरफ तेजी से गए। मैं उनसे आधा कदम पीछे थी। मुझे एहसास नहीं था कि बाहर कितनी तेज बारिश हो रही थी। एडवर्ड पोर्च की रोशनी में खड़ा था और बरसाती का विज्ञापन करने वाले पुरुष मॉडल जैसा दिख रहा था। अंदर आओ, एडवर्ड। मैंने राहत की सांस ली जब चार्ली ने उसका नाम सही लिया। धन्यवाद, चीफ स्वान, एडवर्ड सम्मानजनक स्वर में बोला। मुझे चार्ली कहो, मैं तुम्हारी जैकेट ले लेता हूँ। धन्यवाद, सर। बैठ जाओ, एडवर्ड। मैंने मुंह बनाया। एडवर्ड एकमात्र कुर्सी पर लहरदार अंदाज में बैठ गया और मुझे सोफे पर चीफ स्वान के बगल में बैठने के लिए विवश किया। मैंने जल्दी से उस पर गंदी निगाह डाली। उसने चार्ली की पीठ के पीछे से आंख मारी। तो मैंने सुना है कि तुम मेरी लड़की को बेसबॉल दिखाने ले जा रहे हो। सिर्फ वॉशिंगटन में ही जोरदार बारिश से भी आउटडोर खेल खेलने पर कोई असर नहीं हो सकता था। हाँ सर, यही योजना है। वह हैरान नहीं दिख रहा था कि मैं अपने पिता को सच्चाई बता दी थी। वैसे हो सकता है कि वह सुन रहा हो। इसके लिए तुम्हें बहुत शुभकामनाएं। चार्ली हंस पड़े और एडवर्ड भी शामिल हो गया। ठीक है, मैं उठकर खड़ी हो गई। मुझ पर काफी हंसी मजाक हो गई। चलो चलते हैं।
मैंने हॉल में जाकर अपनी जैकेट पहन ली। वे पीछे आए। ज्यादा देर मत करना, बिल। चिंता न करें, चार्ली, मैं उसे जल्दी घर ले आऊंगा, एडवर्ड ने वादा किया। तुम मेरी लड़की का ध्यान रखना, ठीक है। मैं कराहने लगी, लेकिन उन दोनों ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। वह मेरे साथ सुरक्षित रहेगी, मैं वादा करता हूँ, सर। चार्ली एडवर्ड की संजीदगी पर शक नहीं कर सकते थे। ये हर शब्द में कूट कूट कर भरी थी। मैं तेजी से बाहर निकली। वे दोनों हंसे और एडवर्ड मेरे पीछे था। मैं पोर्च पर अचानक रुक गई। वहां मेरे ट्रक के पीछे एक दैत्याकार जीप खड़ी थी। इसके टायर मेरी कमर से भी ज्यादा ऊंचे थे। हेडलाइट और टेललाइट के ऊपर धातु के गार्ड लगे थे और 4 बड़ी स्पॉटलाइट क्रैश बार से जुड़ी थीं। ऊपर का कठोर हिस्सा चमचमाते लाल रंग का था। चार्ली के मुंह से हल्की सीटी निकल गई। अपनी सीट बेल्ट पहन लो, उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा। एडवर्ड पीछे पीछे मेरे बगल में आया और दरवाज़ा खोल दिया। मैंने सीट तक की दूरी का अनुमान लगाया और इसके लिए उछलने की तैयारी की। उसने आह भरकर एक हाथ से मुझे उठा दिया। मुझे उम्मीद थी कि चार्ली ने इस पर गौर नहीं किया होगा। जब वह ड्राइवर वाले हिस्से में सामान्य मानवीय गति से पहुंचा, तो मैंने अपना सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन बकल बहुत ज्यादा थे। ये सब क्या है? मैंने पूछा, जब उसने दरवाज़ा खोला। ये कच्ची सड़क पर लगाने वाला कवच है। ओह! मैंने सभी बकल फिट करने के लिए सही जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन ये जल्दी नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर आह भरी और मेरी मदद करने के लिए झुका। मुझे खुशी थी कि बारिश इतनी तेज हो रही थी कि चार्ली पोर्च से स्पष्टता से ज्यादा कुछ नहीं देख सकते थे। इसका मतलब था कि वे यह नहीं देख सकते थे कि एडवर्ड के हाथ मेरे गले पर रुक गए और वह मेरी कॉलबोन्स पर हाथ फेरने लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश छोड़ दी और तेज तेज सांस न लेने पर ध्यान केंद्रित किया। एडवर्ड ने चाबी घुमाई और इंजन गरजने लगा। हम घर से दूर चल दिए। यह बड़ी जीप है तुम्हारे पास। यह इंट की है। मैंने सोचा कि तुम पूरे रास्ते दौड़ना नहीं चाहोगी। तुम इस चीज को कहाँ रखते हो? हमने एक बाहरी इमारत को गैराज में बदल दिया है। क्या तुम अपना सीट बेल्ट नहीं बांधोगे? उसने अविश्वास से मुझे देखा। फिर उसकी पहले कही बात मुझे देर से समझ में आई। पूरे रास्ते दौड़ना, यानी अब भी हमें थोड़े रास्ते दौड़ना पड़ेगा। मेरी आवाज में कुछ ज्यादा ही चढ़ाई थी। वो कसकर मुस्कुराया। तुम नहीं दौड़ोगी, मुझे चक्कर आ जाएंगे। अपनी आंखें बंद रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने अपना होंठ काटा और दहशत से जूझने की कोशिश की। वह मेरे माथे को चूमने के लिए झुका और फिर कराहा। मैंने हैरानी से उसे देखा। उसने स्पष्ट किया, हमेशा बारिश में तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने सावधानी से पूछा, अच्छी तरह से या बुरी तरह से? उसने आह भरी। दोनों, हमेशा दोनों। मैं नहीं जानती थी कि उसने अंधेरे और बारिश में रास्ता कैसे खोजा, लेकिन उसने एक साइड रोड खोज ली, जो सड़क कम, पहाड़ी रास्ता ज्यादा था। काफी समय तक बातचीत असंभव थी, क्योंकि मैं सीट पर हथौड़े की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। वैसे उसे यात्रा में आनंद आता दिख रहा था और वो पूरे रास्ते मुस्करा रहा था। फिर हम सड़क के सिरे तक आ गए। जीप के 3 तरफ पेड़ों की हरी दीवारें दिख रही थीं। बारिश अब सिर्फ बौछार थी और हर पल धीमी हो रही थी। बादलों के पार आसमान ज्यादा चमकदार हो रहा था। सॉरी बेला, यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। तुम जानते हो, मैं यहीं इंतजार कर लूंगी। तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई? आज सुबह तो तुम बहुत बहादुरी दिखा रही थीं। मैं पिछली बार की हालत को अब तक नहीं भूल पाई हूँ। क्या ये कल ही की बात थी? वो एक झटके में कार के मेरे वाले हिस्से में आ गया और मेरे बकल खोलने लगा। मैं ये कर लूंगी, तुम आगे जाओ, मैंने प्रतिरोध किया। उसने सोच विचार किया। जब उसने ये काम जल्दी पूरा कर लिया। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ करनी होगी। मेरे प्रतिक्रिया करने से पहले उसने मुझे जीप से नीचे खींच लिया और मेरे पैरों को जमीन पर रख दिया। अब ओस जैसी गिर रही थी। एलिस ने सही कहा था। मेरी याददाश्त के साथ छेड़छाड़? मैंने घबराकर पूछा। कुछ इस तरह। वो मुझे गौर से, सावधानी से
देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी हंसी दिख रही थी। उसने अपने हाथ मेरे सिर के दोनों तरफ जीप पर टिका दिए और आगे झुका। मैं मजबूरी में जीप के दरवाजे से टिक गई। वो और ज्यादा करीब आया, जब तक कि उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर नहीं रह गया। मेरे पास बचने की जगह ही नहीं थी। अब, उसने कहा और उसकी खुशबू ने मेरी विचार प्रतिक्रिया को बाधित कर दिया। तुम किस बारे में चिंता कर रही थीं? देखो, पेड़ से टकराने, मैंने गटका, और मरने और चक्कर आने। उसने एक मुस्कान को रोका, फिर उसने अपना सिर झुकाया और अपने ठंडे होंठ धीरे से मेरे गले के मुहाने के गड्ढे पर रख दिए। क्या तुम्हें अब भी चिंता हो रही है? मेरी त्वचा पर सांस छोड़ते हुए वह बुदबुदाया। हाँ, मैंने ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष किया। पेड़ों से टकराने और चक्कर आने के बारे में। उसकी नाक ने मेरे गले की त्वचा पर एक लकीर खींची मेरी ठुड्डी के बिंदु तक। उसकी ठंडी सांस मेरी त्वचा में गुदगुदी कर रही थी, और अब उसके होंठ मेरे जबड़े से सट गए थे। पेड़, मैंने हाँफते हुए कहा। मोशन सिकनेस। उसने मेरी पलकों को चूमने के लिए चेहरा उठाया। बेला, तुम ये तो नहीं सोचती हो कि मैं किसी पेड़ से टकरा जाऊंगा, है ना? नहीं, लेकिन मैं तो टकरा सकती हूँ। मेरी आवाज में कोई विश्वास नहीं था। उसने एक आसान विजय की खुशबू सूंघ ली। उसने मेरे गाल पर नीचे तक धीरे से चूमा और मेरे मुंह के कोने पर आकर रुक गया। क्या मैं किसी पेड़ को तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा? उसके होंठ मेरे थरथराते निचले होंठ को छू रहे थे। नहीं, मैं बोली। मैं जानती थी कि मेरी जबरदस्त रक्षा का दूसरा हिस्सा भी था, लेकिन मैं इसे याद नहीं कर पाई। तुमने देखा, उसने कहा और उसके होंठ मेरे होंठों से लग गए। तुम्हें किसी चीज से डर लगता ही नहीं है। डरने के लिए कोई चीज है ही नहीं, है ना? नहीं, मैंने आह भरते हुए हार मान ली। फिर उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लगभग खुरदुरे तरीके से लिया और मुझे गंभीरता से चूम लिया। उसके हठी होंठ मेरे होंठों पर कस गए। मेरे व्यवहार के लिए दरअसल कोई बहाना नहीं था। जाहिर है, अब तक मैं सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया करने से नहीं रोक पाई, जिस तरह पहली बार की थी। सुरक्षित रूप से गतिहीन रहने के बजाय मेरी बाहें उसके गले के चारों ओर कस गईं और मैं अचानक उसकी पत्थर जैसी आकृति के साथ सटकर एक हो गई। मैंने आह भरी और मेरे होंठ खुल गए। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और प्रयासरहित तरीके से मेरी पकड़ को ढीला किया। बेड़ा गर्क हो, बेला, उसने हाँफते हुए कहा। तुम किसी दिन मेरी जान लेकर रहोगी, मैं कसम खाता हूँ कि तुम ऐसा कर दोगी। मैं आगे झुकी और सहारे के लिए अपने हाथों को अपने घुटनों पर टिकाया। तुम अविनाशी हो, मैं बुदबुदाई और अपनी सांस सही करने की कोशिश करने लगी। तुमसे मिलने से पहले मैं इस पर विश्वास कर सकता था। अब यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि मैं कोई सचमुच मूर्खतापूर्ण चीज कर दूं, वो गुर्राया। उसने मुझे अपनी पीठ पर उछाला, जैसा पहले किया था, और मैं देख सकती थी कि वो जितना कोमल था, वैसा बनने के लिए उसे अतिरिक्त प्रयास करना पड़ रहा था। मैंने उसकी कमर के चारों ओर अपने पैर बांध लिए और अपनी बाहें उसके गले के चारों ओर कस लीं। अपनी आंखें बंद करना मत भूलना, उसने गंभीरता से चेतावनी दी। मैंने अपना चेहरा अपनी बांह के नीचे उसके कंधे की हड्डी में जल्दी से धंसा लिया और आंखें बंद कर लीं। और मुझे पता ही नहीं लगा कि हम चल रहे थे। मुझे वह अपने नीचे फिसलता महसूस हुआ, लेकिन उसकी गतिविधि इतनी सुचारू थी, मानो वह फुटपाथ पर टहल रहा हो। मेरे मन में झांकने का प्रलोभन हुआ, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वह सचमुच पहले की तरह जंगल में उड़ रहा था, लेकिन मैंने प्रतिरोध किया। भयंकर चक्कर का जोखिम क्यों लेना? मैंने उसकी आती जाती समतल सांस को सुनने से ही खुद को संतुष्ट किया। मैं पक्का नहीं कह सकती थी कि हम रुक गए हैं, जब तक कि उसने अपना हाथ पीछे करके मेरे बालों को नहीं छुआ। ये खत्म हो गया, बेला। मैंने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की, निश्चित रूप से हम रुक गए थे। मैंने अकड़न के साथ उसके शरीर पर अपनी पकड़ खोली और जमीन पर फिसल गई, मेरा पिछवाड़ा जमीन से टकराया। ओह, मैंने कहा, जब मैं गीली जमीन से टकराई। वह अविश्वास से मुझे घूरता रहा। वह स्पष्ट रूप से ये तय नहीं कर पा रहा था कि वह गुस्सा हो या मेरे मजे ले,
लेकिन मेरे चकराए हुए भाव से उसे मदद मिली और वह ठहाका लगाकर हंसने लगा। मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए खुद को उठाया और कीचड़ तथा पत्तों को अपनी जैकेट के पिछले हिस्से से झाड़ा। इससे वह और जमकर हंसने लगा। चिढ़कर मैं जंगल की तरफ डग भरने लगी। मुझे उसकी बाँह अपनी कमर के चारों ओर महसूस हुई। तुम कहाँ जा रही हो, बेला? बेसबॉल गेम देखने। तुम्हारी अब उसे खेलने में रुचि नजर नहीं आती है, लेकिन मुझे यकीन है कि दूसरे तुम्हारे बिना मजे करेंगे। तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। मैं उसकी तरफ देखे बिना मुड़ी और विपरीत दिशा में जाने लगी। उसने मुझे फिर पकड़ लिया। गुस्सा मत करना। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। वह हंसने को हुआ, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। ओह, तुम अकेले ही हो जिसे नाराज होने की छूट है। मैंने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। मैं तुम पर नाराज नहीं था, बेला। तुम मेरी जान लेकर रहोगी। मैंने उसकी बात को चिड़चिड़े अंदाज में दोहराया। ये तो सच्चाई थी। मैंने एक बार फिर उससे दूर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे कसकर पकड़े रहा। तुम नाराज थे, मैंने जोर देकर कहा। हाँ, लेकिन तुमने तो अभी कहा था कि मैं तुम पर नाराज नहीं था। क्या तुम देख नहीं सकती, बेला? वह अचानक भावुक हो गया और मजाक के सारे संकेत हवा हो गए। क्या तुम समझ नहीं पा रही हो? क्या नहीं समझ पा रही हूँ? मैंने पूछा। मैं उसके मूड के अचानक बदलने से उतनी ही दुविधा में थी जितने कि उसके शब्दों से थी। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होता हूँ। मैं कैसे हो सकता हूँ? तुम इतनी बहादुर, विश्वास करने वाली, गर्मजोश हो, तो फिर क्यों? मैं फुसफुसाई। मैंने उसके स्याह मूड को याद किया, जो उसे मुझसे दूर ले जाते थे, जिन्हें मैंने हमेशा तार्किक कुंठा माना था। मेरी कमजोरी, मेरे धीमेपन, मेरी अनियंत्रित मानवीय प्रतिक्रियाओं पर कुंठा। उसने अपने हाथ सावधानी से मेरे चेहरे के दोनों तरफ रखे। मैं खुद पर नाराज होता हूँ, उसने कोमलता से कहा, जब मैं तुम्हें खतरे में डालने से रोक नहीं पाता हूँ। मेरा अस्तित्व ही तुम्हारे लिए खतरा है। कई बार तो मैं सचमुच खुद से नफरत करता हूँ। मुझे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, मुझे तुमसे दूर। मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। अब आगे कुछ नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने होठों से हटाया, लेकिन इसे अब भी अपने चेहरे पर लगाए रखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। मैं जो कर रहा हूँ, यह उसके लिए काफी लचा बहाना है, लेकिन इसके बावजूद ये सच है। ये पहली बार था जब उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, यानी ये शब्द उसने पहली बार कहे थे। हो सकता है कि उसे इस बात का एहसास न हो, लेकिन मुझे निश्चित रूप से था। अब सही व्यवहार करने की कोशिश करो, उसने आगे कहा और वह अपने होंठ मेरे होंठों पर हल्के से फेरने के लिए झुका। मैं सही तरीके से स्थिर रही, फिर मैंने आह भरी। तुमने चीफ स्वान से वादा किया था कि तुम मुझे जल्दी घर पहुंचा दोगे, याद है? बेहतर होगा कि हम चलना शुरू कर दें। जी मैडम। वो आतुर अंदाज में मुस्कुराया और एक हाथ को छोड़कर मेरे बाकी शरीर को आज़ाद कर दिया। वो मुझे लंबे, गीले फर्न के वृक्षों और उन पर लिपटी काई के बीच से कुछ फुट दूर तक ले गया। एक विशाल हेमलॉक वृक्ष के आगे निकलते ही हम वहां पहुंच गए थे, ओलंपिक के शिखरों की गोद में एक विशाल खुले मैदान के कोने पर। ये बेसबॉल स्टेडियम से दोगुने आकार का था। मैं बाकी सबको वहां पर देख सकती थी। एस्मी, एम्ट और रोजेली चट्टान पर बैठे थे। वे हमारे सबसे करीब थे, शायद 100 गज दूर। काफी आगे मैं जेस्पर और एलिस को देख सकती थी, कम से कम चौथाई मील के फासले पर। वे किसी चीज को इधर उधर फेंक रहे थे, लेकिन मुझे गेंद नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कार्लाइल बेस के निशान लगा रहे थे, लेकिन क्या वे सचमुच इतनी दूरी पर हो सकते हैं? जब हम दिखाई देने लगे तो तीनों चट्टानों से उठ गए। एस्मी हमारी तरफ चलकर आने लगी। रोजेली की पीठ पर लंबी निगाह डालने के बाद एम्ट उनके पीछे आया। रोजेली आकर्षक अंदाज में उठ गई थी और हमारी दिशा में एक नज़र डाले बिना ही मैदान की ओर चल दी थी। मेरा पेट ये देखकर असहज रूप से कुलबुलाने लगा। क्या हमने तुम्हारे ही आने की आवाज़ सुनी थी? एस्मी ने करीब आते वक्त पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भालू का गला दबाया जा रहा हो, एम्ट ने स्पष्ट किया।
मैं एस्मी की ओर झिझकते हुए मुस्कराई। यही था। बेला अनजाने में मज़ेदार बन रही थी, एडवर्ड ने स्पष्ट किया, जिससे स्कोर तुरंत बराबर हो गया। एलिस अपनी जगह छोड़ चुकी थी और हमारी ओर दौड़ रही थी या नाच रही थी। वो हमारे पैरों के पास आकर एक झटके में रुकी। समय हो गया, उसने ऐलान किया। जैसे ही उसने ये बोला, बादलों की गहरी गड़गड़ाहट ने दूसरी ओर के जंगलों को हिला दिया और फिर पश्चिम दिशा में शहर की तरफ से आवाज आई। अजीब है ना? एम्थ ने जान पहचान के अंदाज में कहा और मेरी तरफ आंख मारी। चलो, चलते हैं। एलिस ने एम्थ की तरफ हाथ बढ़ाया और वे दोगुने आकार के मैदान की ओर दौड़े। वो हिरनी की तरह भागी। एम्थ भी लगभग उतना ही आकर्षक और तेज था, लेकिन एम्थ की तुलना कभी हिरन से नहीं की जा सकती थी। क्या तुम बेसबॉल के लिए तैयार हो? एडवर्ड ने पूछा। उसकी आंखें उत्सुक और चमकदार थीं। मैंने सही उत्साही आवाज निकालने की कोशिश की। चलो टीम। वो मक्कारी से हंसा और मेरे बाल बिखेरने के बाद बाकी दोनों के पीछे दौड़ने लगा। उसकी दौड़ ज्यादा आक्रामक थी। ये हिरन के बजाय चीते जैसी थी और वो जल्दी ही उनके पार निकल गया। उसके मनभावन अंदाज और शक्ति को देखकर मेरी सांस रुक गई। हम नीचे चलें? एस्मी ने कोमल, सुरीली आवाज में पूछा और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एडवर्ड को मुंह फाड़कर घूर रही थी। मैंने जल्दी ही अपने चेहरे का भाव ठीक किया और सिर हिलाया। एस्मी ने हमारे बीच कुछ फुट का फासला रखा, जिससे मैं सोचने लगी कि क्या वे अब भी सावधान थीं कि मैं डर न जाऊं। उन्होंने मेरी चाल से अपनी चाल मिलाई और वे मेरी गति पर अधीर नजर नहीं आ रही थीं। आप उनके साथ नहीं खेलती? मैंने संकोच से पूछा। नहीं, मैं रेफरी बनना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं उन्हें ईमानदार रखना पसंद करती हूँ, उन्होंने स्पष्ट किया। तो क्या वे चीटिंग करते हैं? ओह हाँ, तुम्हें उनकी बहसें सुनना चाहिए। दरअसल, मुझे उम्मीद है कि वे तुम्हें सुनने को न मिलें। तुम सोचोगी कि उनकी परवरिश भेड़ियों के झुंड ने की है। आप मेरी माँ जैसी बातें करती हैं। मैं हैरानी में हंसी। वे भी हंसी। देखो, मैं ज्यादातर मायनों में उन्हें अपने बच्चों जैसा ही मानती हूँ। मैं कभी मातृत्व की इंद्रियों से उबर नहीं पाई। क्या एडवर्ड ने तुम्हें बताया था कि मैंने एक बच्चा खो दिया था? नहीं, मैं स्तब्ध होकर बुदबुदाई और यह समझने की कोशिश करने लगी कि वे किस जीवनकाल की बात कर रही हैं। हाँ, मेरा पहला और एकमात्र बच्चा। वो पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद मर गया था। बेचारी नन्ही सी जान, उन्होंने आह भरी। इससे मेरा दिल टूट गया, इसीलिए तो मैं चट्टान से कूदी थी, उन्होंने यथार्थवादी अंदाज में कहा। एडवर्ड ने बस इतना बताया था कि आप गिर गई थीं, मैंने कहा। हमेशा सज्जन। वे मुस्कुराईं। एडवर्ड मेरे नए बेटों में पहला है। मैंने हमेशा उसके बारे में इसी तरह से सोचा है, हालांकि वह मुझसे बड़ा कम से कम एक मायने में। वे मेरी तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराईं। इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि उसे तुम मिल गई हो, बेटा। ये प्यार का शब्द उनके होठों पर बहुत स्वाभाविक लगा। वो बहुत लंबे समय से अकेला रहा है, मुझे उसे अकेला देखकर बहुत दुख होता था। तो आपको दिक्कत नहीं है? मैंने एक बार फिर झिझकते हुए पूछा। कि मैं उसके लिए गलत हूँ? नहीं, वे विचार कर रही थीं। तुम ही हो जिसे वह चाहता है। किसी तरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उन्होंने कहा, हालांकि उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थीं। एक बार फिर बादल गरजे। एस्मी अब रुक गईं। हम मैदान के कोने पर पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने टीमें बना ली थीं। एडवर्ड बाएं मैदान में दूर था, कार्लाइल पहले और दूसरे बेस के बीच में खड़े थे और एलिस के हाथ में गेंद थी, जो उस जगह पर थी जो पिच यानी गेंदबाज का टीला होना चाहिए था। एम्थ एल्यूमिनियम का बैट लहरा रहा था, ये हवा में सीटी बजा रहा था। मैंने इंतजार किया कि वो होम प्लेट पर पहुंचेगा, लेकिन जब उसने पोजीशन ली तो मुझे एहसास हुआ कि वो वहीं खड़ा था, पिच के टीले से इतनी ज्यादा दूर कि मुझे ये संभव ही नहीं लग रहा था। जेस्पर उसके कुछ फुट पीछे खड़ा था और दूसरी टीम के लिए कैचिंग कर रहा था। जाहिर है, उनमें से किसी ने भी दस्ताने नहीं पहने थे। ठीक है, एस्मी ने साफ आवाज में कहा। मैं जानती थी कि यह एडवर्ड को भी सुनाई दे जाएगी, हालांकि वह हमसे बहुत दूर था। बैटर तैयार। एलिस सीधे खड़ी हुई और धोखा देने वाली स्थिर मुद्रा में आ गई।
उसकी शैली डराने के बजाय छलावा देने की लग रही थी। उसने अपनी कमर पर दोनों हाथों में गेंद पकड़ी और फिर उसके दाएं हाथ से कोबरा जितनी तेजी से गेंद छूटी और जैस्पर के हाथ में समा गई। क्या ये स्ट्राइक थी? मैंने एस्मी से फुसफुसाकर पूछा। अगर वे इसे नहीं मार पाते हैं तो ये स्ट्राइक होती है, उन्होंने मुझे बताया। जैस्पर ने गेंद वापस एलिस के इंतजार करते हाथों में फेंकी। वो हल्के से मुस्कराई और फिर उसका हाथ एक बार फिर घूमा। इस बार बल्ले ने समय रहते अदृश्य गेंद पर प्रहार करने में कामयाबी पा ली। प्रहार की आवाज़ इतनी कानफोड़ू थी कि बादलों की गर्जना जैसी लग रही थी। यह आवाज़ पहाड़ों में गूंजने लगी। मैं तुरंत तूफान या बादल गरजने की ज़रूरत को समझ गई। गेंद धूमकेतु की तरह मैदान के ऊपर उड़ने लगी और आसपास के जंगल में गहरी जा रही थी। होम रन, मैं बुदबुदाई। इंतजार करो, एस्मी ने सावधान किया और एक हाथ उठाकर गौर से सुनने लगी। एम्ड बेसिस के चारों तरफ झोंके की तरह जा रहा था और कालाइल छाया की तरह उसके साथ थे। मुझे एहसास हुआ कि एडवर्ड गायब था। आउट, एस्मी स्पष्ट आवाज में चिल्लाई। मैंने अविश्वास में घूरा जब एडवर्ड पेड़ों के किनारे से कूदकर आया। उसके ऊपर उठे हाथ में गेंद थी और उसकी चौड़ी मुस्कान मुझे भी दिख रही थी। एम्ड सबसे कसकर प्रहार करता है, एस्मी ने स्पष्ट किया, लेकिन एडवर्ड सबसे तेज भागता है। पारी मेरी अविश्वसनीय आंखों के सामने चलती रही। गेंद जिस गति से उड़ रही थी उस पर नजर रखना असंभव था। जिस गति से उनके शरीर मैदान में दौड़ रहे थे उस पर भी नजर नहीं रखी जा सकती थी। मुझे एक और कारण का पता चला कि वे खेलने के लिए तूफान का से बचने इंतजार क्यों करते थे। जब जैस्पर ने एडवर्ड की अचूक फील्डिंग की कोशिश में कालाइल की तरफ जमीनी गेंद मारी। कालाइल गेंद की तरफ भागे और फिर फर्स्ट बेस तक जैस्पर का पीछा करने लगे। जब उनकी टक्कर हुई तो ऐसी आवाज आई जैसे दो विशाल गिरने वाली चट्टानें टकरा गई हों। मैं चिंता में उछल पड़ी, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। सुरक्षित, एस्मी ने शांत आवाज में कहा। एम्ड की टीम एक से आगे थी। रोजेली ने एम्ड की एक लंबी उड़ान पर बेस दौड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी जब एडवर्ड ने तीसरा आउट पकड़ा। वह दौड़कर मेरे बगल में आया और वह रोमांच से दमक रहा था। तुम क्या सोचती हो? उसने पूछा। एक चीज तो पक्की है, मैं आज के बाद नीरस मेजर लीग बेसबॉल दोबारा बैठकर नहीं देख पाऊंगी। तुम्हारी बात से ऐसा लगता है जैसे तुम ये पहले बहुत ज्यादा देखती थी। वह हंसा। मैं थोड़ी निराश हूँ, मैंने छेड़ा। क्यों? उसने चकराकर पूछा। देखो, यह अच्छा होगा अगर मैं बस एक चीज खोज सकूं जो तुम इस पृथ्वी पर हर एक से अच्छी तरह न करते हो। वह अपनी खास वक्र मुस्कान देने लगा जिससे मैं बेदम हो गई। मेरी बैटिंग, उसने कहा और प्लेट की तरफ चल दिया। वह समझदारी से खेला, गेंद को नीचे रखा, रोजेली के आउटफील्ड में हमेशा तैयार हाथों की पहुंच से दूर रखा, बिजली जितनी तेजी से दो बेस चुरा लिए इससे पहले कि एम्ड गेंद को खेल में ला पाता। कालाइल ने मैदान के इतनी बाहर प्रहार किया एक बूम के साथ जिससे मेरे कानों को चोट पहुंची कि वे और एडवर्ड दोनों ही एक साथ पहुंचने में कामयाब हो गए। एलिस ने हाथ ऊपर करके शाबाशी दी। खेल का स्कोर लगातार बदलता रहा और उनकी लीड जब बदलती रही तो वे सड़क पर खेलने वाले बेसबॉल खिलाड़ियों की तरह एक दूसरे को छीलते रहे। कभी कभार एस्मी उन्हें नियंत्रण में रहने को बोल देती थी। बादल गरजते रहे लेकिन हम सूखे रहे, जैसी एलिस ने भविष्यवाणी की थी। कालाइल की बैटिंग थी और एडवर्ड कैच कर रहा था। तभी एलिस ने अचानक हाँफने जैसी आवाज निकाली। मेरी निगाहें हमेशा की तरह एडवर्ड पर थीं और मैंने उसका सिर एलिस की तरफ झटके से घूमते देखा। उनकी आंखें मिली और उनके बीच पल भर में कुछ प्रवाहित हुआ। वह मेरे बगल में था, इससे पहले कि बाकी लोग एलिस से पूछ सके कि क्या गड़बड़ थी। एलिस, एस्मी की आवाज तनावपूर्ण थी। मैं देख नहीं पाई, मैं बता नहीं सकती थी, वो फुसफुसाकर बोली। बाकी सभी इस दौरान इकट्ठे हो रहे थे। क्या हुआ, एलिस? कालाइल ने नियंत्रण की शांत आवाज में पूछा। वे उससे ज्यादा तेजी से यात्रा कर रहे हैं जितना मैंने सोचा था। मैं देख सकती हूँ कि पहले मैंने गलत दृष्टिकोण रखा था। वो बुदबुदाई। जैस्पर उसके करीब आ गया और उसकी मुद्रा रक्षात्मक थी। क्या बदला है? उसने पूछा।
उन्होंने हमें खेलते सुन लिया है और इस वजह से उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है, उसने पश्चाताप में कहा, मानो वही उसके लिए जिम्मेदार हो, जिससे वह डर रही थी। 7 जोड़ी आंखों ने मेरे चेहरे पर निगाह डाली और दूर देखने लगी। कितनी जल्दी? कार्लाइल ने एडवर्ड की तरफ मुड़ते हुए पूछा। उसके चेहरे पर गहन एकाग्रता का भाव आ गया। 5 मिनट से भी कम। वे दौड़ रहे हैं, वे खेलना चाहते हैं। उसने त्योरी चढ़ाई। क्या तुम कामयाब हो सकते हो? कार्लाइल ने उससे पूछा। उनकी आंखें दोबारा मेरी तरफ मुड़ गईं। नहीं, उसे उठाकर तो नहीं, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। इसके अलावा हम यह नहीं चाहते कि वे उसकी महक को पकड़ लें और शिकार करने लगें। कितने हैं? एम्थ ने एलिस से पूछा। 3, उसने रूखे अंदाज में जवाब दिया। 3, उसने उपहास किया। उन्हें आने दो। मांसपेशियों के फौलादी उभार उसकी विशाल बाहों पर कस गए। पल भर तक, जो बहुत लंबा लग रहा था, कार्लाइल ने सोच विचार किया। सिर्फ एम्थ परेशान नहीं दिख रहा था, बाकी सभी चिंतित निगाहों से कार्लाइल का चेहरा देख रहे थे। हम खेल चालू रखते हैं, कार्लाइल ने आखिरकार निर्णय लिया। उनकी आवाज़ शांत और सपाट थी। एलिस ने कहा था कि उनकी बस जिज्ञासा है। ये सब इतनी तेजी से कहा गया कि इसमें केवल कुछ सेकंड का समय लगा। मैंने गौर से सुना था और इसका ज्यादातर हिस्सा समझ भी लिया था, हालांकि मैं वह नहीं सुन पाई जो एस्मी ने एडवर्ड से अपने होठों के मौन कंपन में कहा था। मैंने सिर्फ उसका सिर इनकार में हिलते देखा, जिसे देखकर एस्मी के चेहरे पर राहत का भाव आ गया। अब आप कैच करो, एस्मी, उसने कहा। अब मैं अंपायरिंग करता, और वह मेरे सामने जम गया। बाकी लोग मैदान में लौट गए और सतर्क तथा पैनी निगाहों से अंधेरे जंगल को देखते रहे। एलिस और एस्मी ने खुद को मेरे आसपास रखा था। अपने बाल नीचे कर लो, एडवर्ड ने हल्की, सपाट आवाज में कहा। मैंने उसका कहना मानते हुए अपने बालों का रबर बैंड खोल दिया और बालों को फैला लिया। मैंने स्पष्ट बात कह दी। बाकी अभी आ रहे हैं। हाँ, बहुत स्थिर रहना, शांत रहना और मेरे बगल से मत हिलना, प्लीज। उसने अपनी आवाज में तनाव को अच्छी तरह छिपाया था, लेकिन फिर भी मुझे ये सुनाई दे गया था। उसने मेरे लंबे बालों को आगे की तरफ मेरे चेहरे के चारों ओर खींचा। इससे मदद नहीं मिलेगी, एलिस ने धीरे से कहा। मैं उसकी महक मैदान के पार से सूंघ सकती हूँ। मैं जानता हूँ। एडवर्ड के लहजे में कुंठा की झलक थी। कार्लाइल प्लेट पर खड़े हो गए और बाकी सभी आधे अधूरे मन से खेलने लगे। एस्मी ने तुमसे क्या पूछा था? मैंने फुसफुसाया। वह जवाब देने से पहले एक पल झिझका। क्या वे प्यासे हैं? उसने अनिच्छा से बुदबुदाया। सेकंड गुजरते गए, खेल अब उदासीनता से आगे बढ़ रहा था। कोई भी ज्यादा तेजी से प्रहार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एम्थ, रोजेली और जेस पर अंदरूनी मैदान में ही मदर आ रहे थे। कभी कभार, उस डर के बावजूद जो मेरे मस्तिष्क को कुंद कर रहा था, मैं खुद पर रोजेली की आंखों के बारे में जागरूक हो जाती थी। वे भावहीन थी, लेकिन उसके मुंह की भावभंगिमा से वह नाराज लग रही थी। एडवर्ड ने खेल पर कतई ध्यान नहीं दिया, उसकी आंखें और दिमाग जंगल में थे। मुझे अफसोस है, बेला, वह खूंखार अंदाज में बुदबुदाया। यह मूर्खतापूर्ण और गैर जिम्मेदारी का काम था, जिससे तुम इस तरह उनके संपर्क में आ जाओगी। मुझे बहुत अफसोस है। मैंने उसकी सांस को रुकते सुना और उसकी निगाहें दाएं मैदान पर जम गईं। उसने आधा कदम उठाया और खुद को मेरे और आगंतुकों के ठीक बीच में जमा लिया। कार्लाइल, एम्थ और बाकी भी उसी दिशा में घूम गए और उन कदमों की आवाजें सुनने लगे, जो अब तक मेरे कानों को सुनाई नहीं दे रही थीं।